So hello dear students and welcome to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस ICT Virtual Classroom देहरादून से। एंड इस सेशन में हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 9th की साइंस को, कक्षा 9 के विषय विज्ञान को। आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्थी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए, और आप लोग बैठ चुके होंगे अपने कॉपी पेन लेकर के और अपनी पोजीशंस पर। सो डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस करना चाहता हूं। आपको एक एडवाइस देना चाहता हूं कि पढ़ना लिखना जो है वो तो हमारा काम है ही, साथ में हम जो सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं वो भी हमारा काम है, ठीक है। और कई सारे बच्चे जो हैं वो कंटिन्यूअसली याद करते रहते हैं सिलेबस को, और उसके बाद जो चीजें वो नोट डाउन करते हैं, अपनी कॉपी में नोट्स बनाते हैं और उनको याद करते रहते हैं। एट द एंड ऑफ सेमेस्टर या फिर एट द एंड ऑफ सिलेबस, जब आप लोग एग्जाम आपके सामने होता है, तो उस टाइम आपके पास पूरा सिलेबस कवर अप होता है, सारी चीजें आपको याद होती हैं, लेकिन आप फिर भी एग्जाम में जो है उतना अच्छा नहीं कर पाते, है ना। मतलब उतना अच्छे से, मतलब कि आपके जितने भी मार्क्स है, जो भी आपकी परफॉर्मेंस है, उससे 1-2% आप ऊपर और एक्स्ट्रा कर सकते थे। आप लोगों को क्या करने की जरूरत है, आप लोगों को अपने जो डेली रूटीन है उसमें इंक्लूड करने की जरूरत है रिवीजन को। रिवीजन वर्क जो है आपका डेली बेसिस पर होना चाहिए, डेली नहीं तो कम से कम वीकली बेसिस पर तो होना ही चाहिए। आप अपने को टाइम दीजिए, डेली का आधा घंटा 1 घंटा, वीक में 2-3 घंटे का टाइम दीजिए, है ना। और उसमें आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसको जरूर रिवाइज कीजिए, चाहे 10 मिनट लगते हैं क्विक रिवीजन में, है ना। तो ये काम आप जरूर कीजिए। ऐसा काम आप करेंगे सो आपकी परफॉर्मेंस, आप देखना आपकी परफॉर्मेंस बूस्ट हो जाएगी, आपके मार्क्स जो है इनहेंस हो जाएंगे और आपकी प्रोग्रेस होगी उससे, ठीक है। सो प्लीज इस चीज को फॉलो करें और अपना जो है रिवीजन वर्क का प्रॉपर शेड्यूल मेंटेन करें। अपना जो स्टडी टाइमिंग है उसमें रिवीजन को अलग से स्पेस दें। सो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर आगे की और इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग बातों को देखने के लिए। चलिए आज की क्लास में हम लोग जो है एक इम्पोर्टेंट नियम के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपकी बुक का, बल तथा गति के नियम। उसके अंतर्गत आता है, टॉपिक का नाम है संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम या सिद्धांत क्या कहता है ये नियम, क्या क्या इसके पॉइंट्स हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इनको ही हमें आज डिस्कस करना है। संवेग संरक्षण का नियम। देखिए संवेग संरक्षण के नियम को समझने से पहले संवेग को समझते हैं। संवेग क्या होता है? संवेग को हम कहते हैं मोमेंटम। संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार हम लोग पहले संवेग को समझते हैं। संवेग में जो है एक ऐसी राशि है जिसका कि मान जो है, सिंपली हम ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उसके वेग का जो गुणनफल होता है वही उसका संवेग होता है। सिंपलेस्ट टर्म्स में हम ये कह सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ बॉडी। किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को हम उस वस्तु का संवेग कहते हैं। इसे P द्वारा निरूपित करते हैं। P बराबर हो जाता है mv, जहां m किसी वस्तु का द्रव्यमान है एवं v किसी वस्तु का वेग है। नोट डाउन करेंगे इस फॉर्मूला को। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं संवेग संरक्षण के नियम के बारे में। देखिए, कहने का मतलब यह है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसके पास अपना द्रव्यमान तो होगा, कोई भी वस्तु उसके पास अपना द्रव्यमान तो होता ही है। और अगर वो कुछ वेग से चल रही है
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं उसके पास द्रव्यमान भी है, वेग भी है, यानी कि संवेग उस पर मौजूद है। ऐसे ही एक दूसरी बॉडी भी जो है ये भी चल रही है, ये भी कुछ वेग से चल रही है। अगर मैं इस बॉडी का नाम ए देता हूं तो इसका वेग और इसका द्रव्यमान को एम ए और वी ए से मैं डिनोट कर रहा हूं, इसको मैं एम बी वी बी से डिनोट कर रहा हूं, दोनों का अलग अलग हो जाएगा फिर, है ना। तो ये दो बॉडीज है। सपोज आप हो और आपके पीछे जो है, आप जो साइकिल से जा रहे हो और आपके पीछे एक जो आपका फ्रेंड है वो स्कूटर से आ रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, अगर ये पीछे वाला दोस्त जो स्कूटर से आ रही है तो ये तेज आ रहा है, आप धीरे धीरे जा रहे हो। एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर ये आपको मिल जाएगा, एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर ये दोनों जो है मिल जाएंगे, है ना, जहां पर ये दोनों जो है मिल जाएंगे ऐसे, एम ए और एम बी जो है मिल जाएंगे। जब ये मिलेंगे तो इनकी क्या होगी, टक्कर होगी, इनकी क्या होगी, टक्कर होगी, यानी कॉलिजन होगा। कॉलिजन के बाद क्या होगा भाई, कॉलिजन के बाद ये दोनों फिर अलग अलग हो जाएंगे, कॉलिजन के बाद ये दोनों फिर अलग अलग हो जाएंगे, एम ए अलग और एम बी अलग। क्या इनके वेग अभी भी वही रहेंगे जो पहले थे, नहीं, इनके वेग अब बदल जाएंगे। तो इस वेग को थोड़ा सा मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, इसको मैं यू ए से डिनोट करता हूँ इनिशियल वेलोसिटीज को, और अब जो इनके वेग हो गए माना वो वी ए और वी बी हो गए। नहीं आया समझ में। पहले सपोज ये 10 मीटर की स्पीड से 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रहा था, ये 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रहा था। जब इनकी टक्कर हुई तो इसकी वेलोसिटी रह गई 8 मीटर प्रति सेकंड और इसकी हो गई 10 मीटर प्रति सेकंड या 12 मीटर प्रति सेकंड, मतलब बढ़ गई घट गई, ये कह रहा हूं मैं, चेंज हो गई है दोनों की वेलोसिटीज। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इतना काम हुआ। तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत इसके बाद आता है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत इसके बाद आता है पिक्चर में। वो ये कहता है कि जो टकराने के बाद का कुल संवेग मतलब बॉडी ए का संवेग प्लस बॉडी बी का संवेग बराबर टकराने से पहले का कुल संवेग, मतलब बॉडी ए का संवेग बॉडी बी का संवेग। बस इतनी सी बात ये कहता है, ठीक है। तो ये कहते हैं संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार, संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय, या इसको हम ये भी कह सकते हैं संरक्षित, जितना पहले था उतना ही बाद में भी है, तो हम उसको कहते हैं संरक्षित यानी कंजर्व्ड, रहता है। फुल स्टॉप। दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय या फिर संरक्षित रहता है, इसे हम कहते हैं संवेग संरक्षण का नियम, इसे कहते हैं हम संवेग संरक्षण का नियम। अब इसे दूसरे टर्म्स, ये तो नियम वाली बात हो गई, ये जो हम नियम के लिए याद करना है। अब जो हम क्वेश्चन करेंगे उसके लिए हमको क्या याद रखना है, जो मैंने आपको बताई थी कि टकराने से पहले और टकराने के बाद का जो संवेग होगा वो बराबर रहता है। तो आप लिखेंगे टकराने से पहले वस्तुओं का कुल संवेग बराबर टकराने के बाद वस्तुओं का कुल संवेग। नोट डाउन कर लेंगे इसे भी। टकराने से पहले का कुल संवेग और टकराने के बाद का कुल संवेग जो है वो बराबर रहता है।
ये कहता है हमारा संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, अब इसमें हम कुछ और आगे एडवांस देख लेते हैं, कुछ और चीजें ऐड कर लेते हैं। जैसे सपोज अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया, ये ए और बी दो वस्तुएं हैं, इसका द्रव्यमान एम ए है, इसका द्रव्यमान एम बी है। पहले इसका वेग यू ए था, इसका वेग यू बी था। जब ये टकराए और टकराने के बाद जब ये अलग अलग हुए, टकराने के बाद जब ये अलग अलग हुए, तो इसका वेग, द्रव्यमान तो वही रहेगा भाई, दोनों का मास थोड़ा ना चेंज हो जाएगा, है ना। इनका वेग चेंज हो जाएगा, इसका वेग वी था तो वी हो जाएगा, इसका वेग वी भी हो जाएगा। अब देखो भाई, संवेग बराबर क्या होता है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है, संवेग बराबर होता है वेग गुणा, सॉरी, द्रव्यमान गुणा वेग। तो टकराने के पहले देखो, टकराने के पहले का इस ऑब्जेक्ट का, इसका संवेग बताओ कितना होगा, द्रव्यमान गुणा वेग, तो एम ए यू ए। ऐसे ही इसका संवेग बताओ, द्रव्यमान गुणा वेग, इसका द्रव्यमान है एम बी और यू बी, तो कुल संवेग ये होगा, इन दोनों का कुल संवेग ये रहेगा, दोनों को ऐड करके आ जाएगा, है ना। अब मुझे बताओ टकराने के बाद का क्या होगा, टकराने के बाद द्रव्यमान तो वही रहेगा, बस वेग चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। संवेग संरक्षण का नियम कहता है, अतः संवेग संरक्षण के नियम से, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, जो होगा किसके बराबर हो जाएगा भाई, जो बाद का संवेग है एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी के, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यही बात कही जा रही है यहाँ पर, किसके द्वारा, संवेग संरक्षण के नियम के द्वारा। इसको नोट डाउन रखेंगे, यही आपके पास फॉर्मूला की फॉर्म में भी रहेगा, और इसी के हिसाब से आपको नियम भी जो है समझना है। ये ऊपर वाली कंडीशन जो है टकराने से पहले की है, और ये जो नीचे वाली कंडीशन है ये टकराने के बाद की है। ठीक है ना। चलिए अब कुछ क्वेश्चन इस पर करते हैं। देखिए एक्चुअली अगर आपको इसको देखो, वैसे कंजर्वेशन जो लॉज होते हैं उनको हम प्रूफ तो कर नहीं सकते, लेकिन अगर हम देखें इसको, हम न्यूटन की गति के तृतीय नियम से, बाय थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, क्या कहता है, क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया हमको देखने को मिलती है। अब जब ये टकराएंगे ना, जब ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे, तो ये जो है इस पर कुछ बल लगाएगा। न्यूटन की गति का तीसरा नियम कहता है कि ये भी इस पर कुछ बल लगाएगा। तो इसने ए ने बी पर जो बल लगाया वो ए बी ने ए पर जो बल लगाया वो बी है ना। ये दोनों ही बल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, किंतु दिशा में विपरीत होते हैं। ये दोनों ही बल क्या होते हैं, बराबर किंतु दिशा में विपरीत होते हैं। ठीक है। अब बल बराबर क्या होता है भाई, गति का द्वितीय नियम भी लग जाएगा यहाँ पर। गति का द्वितीय नियम कहता है संवेग में परिवर्तन की दर को ही बल कहते हैं, है ना। संवेग में परिवर्तन की दर को ही हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। तो संवेग में कितना परिवर्तन हुआ भाई, अगर हम ए के लिए बात करें, ये ए वाले ऑब्जेक्ट के लिए है, तो पहले एम ए था और यू ए था संवेग, बाद में कितना हो गया, एम ए भी है। परिवर्तन कैसे निकालेंगे, माइनस, और दर के लिए हम क्या कर देंगे, टी से डिवाइड कर देंगे। ऐसे इधर बताओ भाई, इधर क्या आएगा, एम बी यू बी, और फाइनल क्या था इसमें, एम बी वी बी, उसमें से इसको माइनस, और दर निकालने के लिए टी कर देंगे, और यहाँ माइनस भी था। समझ में आ रहा है, ये टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए हो जाएगा, और इस तरफ हो जाएगा माइनस एम बी, ये माइनस अंदर लेके जाएंगे तो प्लस एम बी यू बी, है ना। अब ये माइनस वाला है, इसको इधर लेके जाइए
ये माइनस वाला इसको इधर लेके आइए तो दोनों प्लस हो जाएंगे। नहीं समझे? देखो MAUA प्लस MBUB ये उधर की साइड बनेगा राइट हैंड साइड में, और MAVA प्लस MBVB ये बनेगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड में। मैंने दोनों की साइड चेंज करके लिख दिया। यही तो बना था भाई लास्ट में, यहाँ देखो यही तो आया था लास्ट में, लास्ट लाइन देखो, है ना? लास्ट टाइम में यही तो आया था, MAUA प्लस MBUB बराबर MAVA प्लस MBVB, है ना? और यहाँ देखो लास्ट लाइन में क्या है, MAUA प्लस MBUB बराबर MAVA प्लस MBVB। समझ रहे हो बात को? तो ये प्रूफ है उसका, है ना? आपको याद अभी नहीं करना है प्रूफ, तो आपके पास आएगा नहीं, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम इसके, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ध्यान रखना, जैसे बंदूक से गोली छूटेगी वगैरह वगैरह वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो हम इसमें ही करेंगे। क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके सामने पर, ठीक है? क्वेश्चंस लिख रहा हूं आपके सामने पर। पहला क्वेश्चन है 2 किलोग्राम के एक पिस्टल से 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 150 मीटर प्रति सेकंड के क्षैतिज वेग से छोड़ी जाती है। क्षैतिज वेग से छोड़ी जाती है। छोड़ी जाती है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको ये करने में। पिस्टल के पीछे हटने का वेग परिकलित करें। पिस्टल के पीछे हटने का वेग परिकलित करें। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसका आंसर। कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन में हो क्या रहा है, एक ये पिस्तौल है भाई, ठीक है? ये एक पिस्तौल है। अब यहां से क्या हुआ, यहां से बुलेट निकलेगी, ठीक है? ऐसी होगी बुलेट। अब ये बुलेट निकली, ये क्या है, ये गोली है, ये क्या है, ये पिस्तल है। तो भाई जब गोली निकलेगी तो पिस्टल पीछे की तरफ धक्का तो लगता है ना, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगा लो। ये आगे की तरफ इसने गोली पर बल लगाया, गोली आगे की तरफ गई तो गोली भी तो पीछे की तरफ कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगी, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, है ना? तो मतलब कि जब जैसे ही ये गोली निकलेगी इस बंदूक से, वैसे ही बंदूक पर पीछे की डायरेक्शन में भी कुछ बल या फिर कुछ झटका हमको लगता हुआ दिखेगा, और उस कारण बल पिस्टल जो है कुछ वेग से पीछे आएगी। हमको ये पूछा जा रहा है कि ये वेग कितना होगा, आप ये बताओ, कितने वेग से पिस्टल पीछे आएगी, ये बताइए, ठीक है ना? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए संवेग संरक्षण का नियम इसमें लगेगा, आप सीधे सीधे लिखेंगे संवेग संरक्षण के नियमानुसार, संवेग संरक्षण के नियम से या फिर संवेग संरक्षण के नियमानुसार। क्या कहता है संवेग संरक्षण का नियम? अभी अभी हमने लिखा है MAUA प्लस MBUB बराबर MAVA प्लस MBVB। लिखा है नहीं लिखा है? बिल्कुल लिखा है। एक सेकेंड, मैंने कुछ गलत लिख दिया। MAVA प्लस MBVB। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे इसमें मतलब क्या क्या है। देखो A मतलब तो बंदूक है और B मतलब गोली है। A मतलब बंदूक है, B मतलब गोली है। तो A क्या हो गया भाई, पिस्तल का द्रव्यमान। MA मतलब क्या हो गया, A मतलब हो गया पिस्तल, तो M हो गया द्रव्यमान, तो MA हो गया पिस्तल का द्रव्यमान। UA क्या हो गया, U हो गया, U किसका है भाई, A मैंने क्या बोला, A कौन है, A है हमारी पिस्तल, ध्यान रखेंगे इसको, पिस्तल का
प्रारंभिक वेग। एमबी बताइए भाई, एमबी क्या है? गोली, गोली का द्रव्यमान, ठीक हो गया। यूबी क्या होगा? यूबी होगा गोली का प्रारंभिक वेग, ठीक हो गया। अब यहाँ एमए का मतलब तो आपको पता ही है, पिस्टल का द्रव्यमान। वीए मतलब क्या होगा? ठीक है, तो सीधे वीए का मतलब क्या हो? वीए मतलब, ए मतलब पिस्टल, तो पिस्टल की बात हो रही है। वी मतलब पिस्टल का वेग, कौन सा वाला? अंतिम वेग, जो गोली लगने के बाद जो वेग होगा वो वाला। और एमबी मतलब आप जानते हैं गोली का द्रव्यमान। वीबी मतलब लिख रहा हूं, वीबी का मतलब क्या होगा? वीबी का मतलब होगा गोली का अंतिम वेग, मतलब छोड़ने के बाद गोली किस स्पीड से जाएगी वो वाला वेग। ये प्रतीकों से मतलब होने आपको पता जरूरी है। इनको लिख ले, मैं मिटा रहा हूं इनको, इनको लिख लीजिए जल्दी से। ए मतलब पिस्टल, बी मतलब गोली, यू मतलब प्रारंभिक वेग, भी मतलब अंतिम वेग, एम मतलब द्रव्यमान। तो आप उस हिसाब से लिख लीजिए, है ना। चलिए, ये आपको समझा दिया गया है सब कुछ, ठीक है। चलो अब आगे देखो, अब आगे देखो। एम ए क्या है? पिस्टल का द्रव्यमान कितना दे रखा है भाई? 2 kg दे रखा है, ठीक है। यू है पिस्टल का प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक अवस्था में स्टार्टिंग में पिस्टल कोई चल रही है क्या? नहीं चल रही है, एक जगह पर है ना, चुपचाप पकड़ी भी हमने हाथ में, तो 0 हो गया। एमबी क्या हो गया भाई? गोली का द्रव्यमान ग्राम में दे रखा है 20 ग्राम, तो ग्राम को किलोग्राम में लिखेंगे भाई, 20/1000 लिखेंगे भाई। जब किसी चीज को किलोग्राम, कोई चीज ग्राम में दी होती है, उसको आप किलोग्राम में लिखते हो बच्चों, तो उसको आप 1000 से भाग करते हो। और यूबी क्या है? यूबी है गोली का प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक अवस्था में गोली भी क्या है? गोली भी कैसे है भाई? चुपचाप है, तो गोली का प्रारंभिक वेग भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इतनी तक बात समझ में आ गई? आ गई। आगे बात करते हैं। एम ए क्या है? फिर से बंदूक, पिस्टल का द्रव्यमान जो कि 2 किलोग्राम है। वी ए क्या है? पिस्टल का वेग, गोली छोड़ने के बाद पिस्टल किस वेग से पीछे आएगी ये निकालना है। ये तो हमें पता ही नहीं, तो इसको ऐसे ही रहने दो, यही तो ढूंढना है हमें, पिस्टल के पीछे हटने का वेग ही तो निकालना है। तो वी ए वही है। एम बी क्या है भाई? गोली के लिए, तो गोली का हमने क्या लिखा है? 20/1000, क्योंकि ग्राम में लिखा, हमको किलोग्राम लिखना है। और वी भी क्या है? किस वेग से गोली छोड़ी गई, तो इन्होंने बता रखा है 150 मीटर प्रति सेकंड के क्षैतिज वेग से गोली छोड़ी गई है। रख दी वैल्यूज। चलो अब इसे कैलकुलेट करना है। ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, 0 + 0 इधर 0 हो जाएगा, इधर 2VA हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कटेगा, ये 0 से ये 0 कटेगा, 2 पंजे 10 और 5 तिया 15 हो जाएगा, तो 2VA + 3 आ जाएगा। यहाँ से हम देखेंगे 2VA = जो है -3 वैल्यू आ रही है, VA = आ रही है भाई -3/2, और -3/2 जब आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा VA माइनस का 1.5 मीटर प्रति सेकंड। और ये आंसर आपको क्या समझा रहा है? ये आंसर हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है, ये आंसर हमसे ये बात कर रहा है, हम ये हमें बता रहा है कि भाई गोली जो बंदूक है वो 1.5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जाएगी। और ये माइनस के साइन के साथ हमें ये भी बता रहा है कि कौन सी दिशा में जाएगी। गोली आपने आगे छोड़ी है ना, तो पिस्टल पीछे जाएगी। इतना सब कुछ बता दिया इस आंसर ने हमें, है ना। तो देखो, हमको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें सीधे सीधे सारी चीजें पता लग गई। तो अगर आप ढंग से क्वेश्चन करेंगे तो आपको पूरी जानकारी जो है आंसर अपने आप बता देगा। क्या क्या बताया इस आंसर ने? VA मतलब क्या था भाई? VA मतलब था पिस्टल का अंतिम वेग, मतलब पिस्टल जो है, पिस्टल के पीछे हटने का वेग, पीछे हटने का वेग। जब गोली चलाते हैं ना, तो बंदूक पीछे की तरफ जो है झटका उस पे लगता है ना। ये तो पिस्टल की बात हो रही है। जो बड़ी बड़ी राइफल्स होती है, जो आर्मी के पीपल यूज करते हैं ना, जो हमारे सोल्जर, जो हमारे जवान यूज करते हैं, वो बहुत ज्यादा पावर वाली होती है, बहुत ज्यादा उनकी इंटेंसिटी होती है, उनकी गोली भी बहुत बड़ी होती है। तो सोचो जब वो गोली छोड़ते होंगे तो कितना झटका लगता होगा बंदूक का, है ना, उनके शोल्डर पे, उनके कंधे पर, ठीक है। तो ये जो झटका होता है, जो वेग है, ये बहुत ज्यादा होता है, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। इसे हम रिकॉइल कहते हैं, इंग्लिश टर्म में इसे रिकॉइल कहते हैं। तो इसे कंट्रोल करना जो है बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो इट इज नॉट इजी टू होल्ड अ राइफल एंड फायर विद इट,
ठीक है। और एक अकेला अकेला फायर नहीं करते, कंटिन्यूअसली फायर करते हैं, एक साथ 30-30 राउंड फायर करते हैं, 25-25 राउंड फायर करते हैं। तो एक साथ अगर 25 गोलियां निकलेंगी तो 25 बार जो है गन झटका मारेगी। एक सेकंड में, एक मिनट से भी कम टाइम में, 5 सेकंड या 7 सेकंड में जो है एक राइफल जो है 20 से 25 गोलियां फायर कर देती है। तो इतने सेकंड के अंदर आप लगा लो कि आपकी राइफल आप पर 25 बार पीछे की तरफ झटका मारेगी, और वो भी अच्छे खासे वेग के साथ। इसीलिए आप इन चीजों को पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनका सिग्निफिकेंस है अपनी डेली लाइफ में। आप समझने की कोशिश कर सकते हैं कि इसका हम लोग कहां रिलेट करें, ठीक है ना। तो पिस्टल के पीछे हटने का वेग जो है वो 1.5 मीटर पर सेकेंड है। अब हमें नहीं पता होता पिस्टल पीछे हटेगी आगे जाएगी, तो हमारे आंसर ने हमको बता दिया है, ऋणात्मक चिन्ह हमको ये प्रदर्शित कर रहा है कि पिस्टल जो है पीछे की दिशा में जाएगी। गोली जिस दिशा में जा रही है उसके विपरीत दिशा में जाएगी। अब गोली आगे चला रहे हो तो पिस्टल पीछे जाएगी, ऊपर चलाओगे गोली तो पिस्टल नीचे की तरफ झटका मारेगी। सिंपल बात। आ गया है समझ में या नहीं आया है? आई होप आ गया होगा। चलिए, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस जो है इसके करने हैं, और भी काफी सारे क्वेश्चंस इसमें होंगे, ठीक है, वो भी आपको करने हैं। आपके बुक में काफी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं, आपको वो सारे ही क्वेश्चंस जो हैं करने हैं, ठीक है ना। तो चलिए, हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा था? हमने आज की क्लास में पढ़ा था संवेग संरक्षण के नियम, और संवेग संरक्षण के नियम को पढ़ने से पहले हमने संवेग को समझा था, संवेग की डेफिनेशन को, ठीक है। तो ये डेफिनेशन याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा संवेग संरक्षण का सिद्धांत का जो स्टेटमेंट है इसको याद रखेंगे, और ये इससे हम क्या समझते हैं ये इससे याद रखेंगे, और इसको हमने कैसे अप्लाई करना है, ऐसे अप्लाई करना है इसको याद, और कहां पर अप्लाई किया ये क्वेश्चन भी मैंने आपके सामने, ये तो मैंने प्रूफ लिखवा रखा है, इट इज नॉट नेसेसरी, ये क्वेश्चन भी आपके सामने रखा हुआ है। एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, इसीलिए आपको इस प्रकार से इसको याद रखना जरूरी है। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स, जो बातें आपको बताई गई हैं वो समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी, और आपने नोट डाउन जरूर किया होगा। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूं घर जाकर आप इन चीजों को एक बार रिवाइज जरूर करेंगे। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।